कहानी चोर की। कहानीकार रस्किन बॉन्ड। जब रोमी से मेरी पहली मुलाकात हुई, मेरा पेशा उस वक्त भी चोरी करना ही था। हालांकि मैं केवल 15 वर्ष का था, मगर मैं एक अनुभवी व सफल चोर था। जब मैं रोमी के पास पहुंचा, तब वो कुश्ती का मैच देख रहा था। उसकी आयु लगभग 25 वर्ष की थी। अब वो मुझे अपने उद्देश्य के लिए सहज, दयालु व सरल लग रहा था। मुझे पक्का विश्वास था कि मैं उसका मन जीत लूँगा। आप खुद भी पहलवान जैसे ही लगते हैं, मैंने कहा। चुप्पी तोड़ने के लिए चापलूसी करना ही अच्छा उपाय है। और आप भी करते हैं, उसने जवाब में कहा। मैं एक पल के लिए निरुत्तर हो गया, क्योंकि उस समय मैं बहुत दुबला पतला व सूखा हुआ था। थोड़ा बहुत कुश्ती करता हूँ, मैंने विनम्रता से कहा। नाम क्या है तुम्हारा? उसने पूछा। हरी सिंह, मैंने झूठ बोला। और इसी तरह मैं हर महीने एक नया नाम रख लेता, जो मुझे पुलिस व मेरे मालिकों से हर समय बचाते रहे। इन औपचारिकताओं के बाद रोमी ने खुद को पहलवानों पर टिप्पणी करने से सीमित रखा, जो एक दूसरे से बड़बड़ा रहे थे, हाँफ रहे थे और फिर सांस लेने लगते थे। जब वो चला गया, तब संयोगवश मैं भी उसके पीछे हो लिया। नमस्ते, उसने फिर से कहा। मैंने उसे अपनी सबसे मनमोहक मुस्कान दी। मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ, मैंने कहा, लेकिन मैं तुम्हें मेहनताना बिल्कुल नहीं दे सकता, कम से कम कुछ समय के लिए तो नहीं। तुम खाना बनाना जानते हो? हाँ, मैं खाना बनाना जानता हूँ, मैंने फिर एक बार झूठ बोला। अगर तुम खाना बना सकते हो, तब खाना शायद भरपेट मिलेगा। वो मुझे अपने कमरे पर ले गया, जो दिल्ली स्वीट शॉप के ऊपर बना था। उसने मुझसे कहा कि मैं बालकनी में सो सकता हूँ, लेकिन उस रात मैंने जो खाना बनाया वो बहुत ख़राब रहा होगा। तभी रोमी ने खाना बाहर बैठे श्वान को दे दिया और मुझे चले जाने को कहा, लेकिन मैं वही आकर्षक मुस्कुराहट लिए वहीं रुका रहा, और वो भी अपने को हंसने से रोक ना सका। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगा, रोमी ने कहा। उसने मुझे मेरा नाम लिखना भी सिखाया और बोले कि वो मुझे पूरे वाक्य लिखना व अंकों को जोड़ना भी जल्दी ही सिखा देंगे। मैं आभारी था। मैं जानता था कि एक बार जब मैं एक शिक्षित व्यक्ति की तरह लिखने लगूंगा, तब मैं जो हासिल कर सकता हूँ उसकी कोई सीमा ना होगी। रोमी के लिए काम करने का अनुभव बेहद सुखद रहा। मैं सुबह की चाय बनाता और फिर बाज़ार जाकर दिन भर के लिए सामान खरीदने में अपना समय व्यतीत करता। आमतौर पर मुझे 2 से 3 रुपए की बचत हो जाया करती है। मुझे लगता है कि उसे भी ये एहसास है कि मैं कुछ पैसे बचा लेता हूँ और उसे कोई आपत्ति नहीं है। रोमी की कमाई बहुत कोशिश के बावजूद भी अनियमित थी। वो एक हफ्ते उधार लेता तो अगले ही सप्ताह उधार देता। वो अपने अगले चेक को लेकर के चिंतित रहता था, लेकिन जैसे ही चेक मिलता वो उसे लेकर के बाहर चला जाता और जश्न मनाता। वो दिल्ली व बॉम्बे जैसी पत्रिकाओं के लिए लेख लिखता था। आजीविका कमाने का एक अजीब तरीका। ऐसी ही एक शाम वह नोटों की गड्डी लेकर घर लौटा और बोला कि उसने प्रकाशक को एक किताब बेची है। उस रात मैंने उसे गद्दे के नीचे पैसों का एक लिफाफा रखते देखा। मैं लगभग 1 महीने से रोमी के लिए काम कर रहा था। वह रोज़ ही खरीदारी में बेईमानी से कुछ बचा भी रहा था। और हाँ, इसके अलावा मैंने अपने वास्तविक कार्यक्षेत्र में कुछ भी नहीं किया था। मेरे पास ऐसा करने का पूरा अवसर था। मैं अपनी इच्छा अनुसार आ जा सकता था। वह रोमी मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा विश्वसनीय इंसान था जिससे मैं कभी मिला था। इसी कारण रोमी जैसे इंसान को लूटना इतना आसान नहीं था। मेरे लिए किसी लालची आदमी को लूटना बहुत मुश्किल नहीं था, मगर एक अच्छे इंसान को लूट पाना कठिन हो सकता है। और अगर उसे पता नहीं चलता कि उसे लूटा जा रहा है, तो सारा जोखिम प्रयास करने में ही व्यर्थ चला जाता है। खैर, अब वक्त आ चुका है कि मैं अपने असली काम पर ध्यान केंद्रित करूं, मैंने अपने आप से कहा। अगर पैसे मैं नहीं लूँगा तो वो अपने कुछ तथाकथित दोस्तों पर बर्बाद कर देगा, और फिर वो मुझे कोई वेतन भी नहीं देता। रोमी चैन की नींद सो रहा था। चांदनी की एक किरण बालकनी से होते हुए उसके बिस्तर पर पड़ रही थी।
अपनी परिस्थितियों को भांपते हुए मैं फर्श पर बैठ गया। अगर मैं पैसे उठा पाऊँ तो मैं लखनऊ के लिए 10:30 बजे की एक्सप्रेस पकड़ सकता हूँ। मैं अपने कंबल से निकलकर बिस्तर पर आ गया। नोटों की तलाश में गद्दे के नीचे मैंने हाथ रखा। जैसे ही मेरा हाथ पैसों पर पड़ा, बिना आवाज़ किए मैंने पैकेट बाहर निकाल लिया। रोमी ने तभी उबासी ली और फिर करवट लेकर सो गया। मैं पल भर के लिए चौंक गया। वह बहुत तेज़ी से कमरे से बाहर निकल गया। बाहर सड़क पर पहुंचते ही मैं दौड़ने लगा। पैसे मैंने शर्ट के नीचे बनियान की जेब में रखे हुए थे। मैं जब रोमी के घर से कुछ दूरी पर पहुंच गया तो तसल्ली से धीमी गति से चलने लगा और अपनी जेब से लिफाफा निकालकर पैसे गिनने लगा। 50-50 के 700 रुपये। कम से कम 1-2 सप्ताह तक तो मैं राजकुमार की तरह रह सकता हूँ। जब मैं स्टेशन पहुँचा तो टिकट काउंटर पर नहीं रुका। मैंने अपने जीवन में कभी टिकट नहीं खरीदा। मैं सीधा प्लेटफॉर्म पर पहुँच गया। लखनऊ एक्सप्रेस निकल ही रही थी। ट्रेन की गति अभी धीमी ही थी और मैं किसी भी डब्बे में आराम से चढ़ सकता था। मगर मैं झिझक गया, किसी कारणवश, समझा नहीं सकता मैं, और मैं भागने में असमर्थ रहा। ट्रेन चली गई और मैंने अपने आप को उस सुनसान प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल अकेला खड़ा पाया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि रात कहाँ बिताऊं। मैं दोस्त नहीं बनाता क्योंकि मैं सोचता हूँ कि दोस्त मददगार कम, परेशानी का कारण ज़्यादा होते हैं, और आसपास किसी छोटे होटल में रुकना नहीं चाहता था। एकमात्र व्यक्ति जिसे मैं वास्तव में ही जानता था अच्छी तरह से, वो व्यक्ति है जिसे मैं अभी लूट कर आया हूँ। बाज़ार से गुज़रते हुए मैं धीमी गति से स्टेशन छोड़कर चला आया। अपने छोटे से कार्यकाल में मैं लोगों के चेहरों का अध्ययन किया करता था, तब जब उन्हें पता चलता था कि उनका कोई कीमती सामान खो गया है। लालची लोग एकदम घबरा जाते थे, अमीर गुस्सा दिखाते थे और गरीब घुटने टेक देते थे। पर मैं जानता हूँ, रोमी को जब चोरी का पता चलेगा, उसके चेहरे पर उदासी की एक परत ज़रूर दिखाई देगी, मगर पैसे के नुकसान के लिए नहीं, बल्कि उसके टूटे विश्वास के लिए। रात ठंडी थी। उत्तर भारत में नवंबर की रातें ज़्यादातर ठंडी होती हैं। उस पर बारिश की एक बौछार मेरे लिए असुविधाजनक हो जाती है। मैं घंटाघर की शरण में बैठ गया। कुछ भिखारी व आवारा लोग मेरी बगल में कंबल में लिपटे पड़े थे। घड़ी के मुताबिक आधी रात का समय था। मैंने अपने लिफाफे को टटोला। वो पूरी तरह से भीग चुका था। सुबह रोमी शायद मुझे सिनेमा देखने के लिए 5 रुपये देता, मगर अब सारे पैसे मेरे हैं। ना खाना पकाने की जिम्मेदारी, ना बाज़ार ही जाना, और ना ही अब वाक्य लिखना सीखना पड़ेगा। चोरी के उतावलेपन में मैं वाक्यों के बारे में बिल्कुल भूल ही गया। मैं अच्छी तरह से जानता था कि पूरे वाक्य लिखने से मैं एक दिन में 100 रुपये से कुछ अधिक ही कमा लूँगा, मगर चोरी करना ज़्यादा साधारण था और एक बड़ा चतुर व सम्मानित आदमी बनना अलग बात थी। मुझे रोमी के पास वापस लौट जाना चाहिए अगर जो लिखना पढ़ना सीखना हो। मैं जल्दबाजी करते हुए भयभीत सा कमरे में लौट आया, क्योंकि किसी भी वस्तु को लौटाने की तुलना में चोरी करना अधिक आसान था। मैं चुपके से कमरे का दरवाज़ा खोलता हूँ और फिर उदास चांदनी रात में दरवाजे पर खड़ा रहता हूँ। रोमी अभी भी सो रहा था। मैं पलंग के सिरहाने की ओर बढ़ा और मेरे हाथ में पैसों से भरा लिफाफा था। उसकी सांसें मुझे अपने हाथ पर महसूस हुईं। मैं कुछ पलों के लिए जड़ चेतन खड़ा रहा। तभी मेरी उंगलियों ने गद्दे के किनारे को महसूस किया व मैंने एकदम से लिफाफा उसके नीचे खिसका दिया। अगली सुबह मैं देर से जगा। रोमी ने तब तक चाय बनाकर तैयार कर ली थी। 50 रुपये का नोट उसकी उंगलियों के बीच में था। मेरा मन विचलित हो गया। कल मैंने कुछ पैसे कमाए, उसने कहा। अब मैं तुम्हारा मासिक वेतन नियमित रूप से दे सकूंगा। मुझे बड़ी हिम्मत मिली, पर जब मैंने 50 का नोट पकड़ा तो पाया कि रात की बारिश से वो अभी भी गीला था। इसका मतलब है कि रात को जो कुछ मैंने किया वो सब जानता था, मगर ना तो उसके होंठ और ना ही उसकी आंखें मुझसे ऐसा कुछ कह रही थीं।
आज से मैं तुम्हें पूरे वाक्य लिखना सिखाऊंगा, उसने कहा। मैं रोमी को देखकर अपने सबसे आकर्षक अंदाज में मुस्कुराया और ये मुस्कान अपने आप ही आ गई, बिना किसी प्रयास के।